हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब हम जो है इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम के अंदर भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा पहला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसे आप समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका चैप्टर क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, तो ये फुल हिंदी में होगा, थोड़ी बहुत हम इंग्लिश यूज करेंगे जहां जहां पर करना होगा। ओके, तो समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र ये जो आपका है, ये एक वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड कौन सा है? मार्कोस। मार्कोस से आया, जिसका मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र ये दोनों आपस में क्या है? परस्पर निर्भर है। तो यहाँ पर ऐसी बात हो गई कि दो प्रेमी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोनों कहते हैं मैं तेरे पर निर्भर हूं और तुम मेरे पर निर्भर है ना। तो यही बात है, एक दूसरे के लिए अधूरे सनम। यहाँ पर वही चीज है कि क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं? तो यहाँ पर समझिए, अगर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको क्या निकालना है, अर्थव्यवस्था के अंदर कितनी जनसंख्या है, तो आप हर घर में जाकर क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे, तब जाके आप पता लगा पाएंगे कि हाँ पूरी इकोनॉमी में क्या है, कितनी जनसंख्या है। तो जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हर घर से, दैट इज व्हाट, वो स्टडी आप कर रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। लेकिन जो पूरा का पूरा डेटा आपका निकल के आया, वो क्या है? आपकी पूरी इकोनॉमी है, वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समष्टि अर्थशास्त्र है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने का मतलब क्या है कि वो आप जंगल के बारे में पढ़ रहे हो, पूरी की पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ रहे हो। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है कि आप पेड़ों के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर वो एक एनालॉजी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया गया। ठीक है जी, अगला हम टॉपिक देखें। अगला टॉपिक क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर क्या है। तो यहां पर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अगर इसकी मीनिंग की बात करी जाए, इसके अर्थ की बात करी जाए, तो क्या अर्थ है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? व्यक्तिगत इकाई के बारे में देखते हैं कि एक व्यक्ति की आय कितनी है ना। लेकिन यहां पर आप देखते हैं क्या, यह अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में देखता है। अर्थव्यवस्था को समग्र रूप में देखने का मतलब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करी जाए, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल क्या है कि व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो वहां पर क्या है? राष्ट्रीय आय, है ना, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज कि आपकी समस्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका समाधान कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर उसको सॉल्व करने के लिए क्या उपकरण हम यूज करते हैं? व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति। किसकी? व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति की हेल्प से, मदद से आप क्या है, यहाँ पर जो भी समस्या आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, वो आप सॉल्व करते हैं। और अगर समष्टि अर्थशास्त्र में कोई भी समस्या आ रही है, तो यहाँ पर हम किसके थ्रू? समग्र, सभी की पूरी इकोनॉमी की मांग और पूरी की पूरी इकोनॉमी की पूर्ति के हेल्प से हम क्या करते हैं? कोई भी समस्या को सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र को घर पे क्या बुलाते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र को घर पे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में क्या बुलाते हैं? मूल्य सिद्धांत। और समष्टि अर्थशास्त्र को घर पे क्या बुलाते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन उसको स्कूल में क्या बुलाते हैं? उसको स्कूल में बुलाते हैं आय और रोजगार सिद्धांत। ठीक है, तो ये दूसरा नाम है उसका। अब यहाँ पर अगला जो डिफरेंस है हमारा, देखो
जो भेद है ना, जो अंतर है ना, वो अंतर हमेशा आप बेसिस के फॉर्म में करते हैं। किस आधार पर आप अंतर कर रहे हैं वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो ये आपका जो अंतर है ये आपके एग्जाम के अंदर आएगा तो नहीं, बट हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो समेकन का मतलब क्या है कि कितना ये क्षेत्र कवर करता है। तो देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, आप लिमिटेड या सीमित क्षेत्र कवर करते हैं, सीमित समेकन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत की आय देख रहे हैं। लेकिन आप समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, आप उच्च स्तर पर या बोले ज्यादा समेकन देखते हैं। तो यहाँ पर पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था की आय के बारे में हम जान रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में भी वही है। तो आई होप आपको ये जो अंतर है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का दायरा। तो जैसे दायरे की अगर बात करें कि कॉमर्स मान लो आपने लिया, तो कॉमर्स लेने के बाद आपके क्या क्या दायरे हैं, आप क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, मतलब ये आपके दायरे हैं। तो वैसे ही क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दायरा क्या है, सबसे पहला दायरा है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित संकलों का आकलन। तो यहाँ पर देखो समष्टि अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो आप निकालते हैं, आकलन करते हैं। आकलन करने का मतलब निकालना, फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करते हैं आप, राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे निकालते हैं राष्ट्रीय आय को, और उससे संबंधित संकलन। तो कौन कौन से संकलन, जैसे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको एनडीपी बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद, वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आप समष्टि अर्थशास्त्र में एक तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखेंगे, उसके आकलन को निकालना सीखेंगे। राष्ट्रीय आय निकालते कैसे हैं, तो आपके 3 तरीके होते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के, वो हम देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर संकलन, अलग अलग संकलन, जैसे कि जीडीपी है, एनडीपी है, एनडीपी एट एफसी है, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अगला स्कोप देखिए। अगला स्कोप क्या है, रोजगार का सिद्धांत। तो समष्टि अर्थशास्त्र में आप क्या पढ़ेंगे कि रोजगार है और बेरोजगारी है। तो अगर बेरोजगारी है अर्थव्यवस्था में तो उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, है ना, कैसे रोजगार लोगों को दे सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक भाई साहब है, किनीशियन भाई साहब, तो इन्होंने रोजगार के ऊपर एक सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या आप पढ़ेंगे, मुद्रा का सिद्धांत। तो जो मुद्रा है, मुद्रा कैसे आया, पहले के जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि कुछ सामान के बदले में सामान लेते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कॉइन आए, सोने के सिक्के आए, है ना, चांदी के सिक्के आए, मेटल के कॉइन्स आने लगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो वो कैसे हुआ वहां पर आप देखेंगे। तो इसमें आपका जो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, तो वहां पर आप देखेंगे क्या कि मनी कैसे इवॉल्व हुआ, है ना, और मुद्रा जो है, मुद्रा की कैसे आपूर्ति की जाती है, आरबीआई जो है उसका क्या रोल है ना, उसका क्या महत्व है, आरबीआई क्या क्या काम करता है, उसके बारे में आप पूरा पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या है, इसके दायरे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आरबीआई के बारे में भी पढ़ रहे हैं, मुद्रा के बारे में भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अगला देखो दायरा क्या है, अगला दायरा है सामान्य कीमत स्तर सिद्धांत। मुद्रास्फीति को बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इसको महंगाई, कि अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई हो रही है तो क्यों हो रही है। और डिफ्लेशन या फिर आप स्फीति को बोलते हैं क्या, कि अगर कोई चीज सस्ती हो रही तो सस्ती क्यों हो रही है, ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना, उसका कारण क्या है, उसको आप कैसे समाधान कर सकते हैं। अगर महंगाई हो रही है तो महंगाई को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। और क्या आप देखेंगे, और आप देखेंगे
सरकार की भूमिका क्या है, सरकार कैसे काम कर रही है ना। और एक आपका आता है बजट, तो बजट कैसे निकालते हैं, है ना, सरकार कैसे बजट बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट आपका एक चैप्टर है, तो वहां पर आप यही पढ़ेंगे कि सरकार कैसे बजट निकालती है, कैसे बजट बनता है। ठीक है जी। और देखो और क्या पढ़ेंगे, तो ये देखो जो भी आपके दायरे हैं ये आने वाले आपके चैप्टर है सारे के सारे। और क्या देखेंगे, विनिमय दर एवं भुगतान दर। विनिमय दर, अब देखो क्या होता है, आप अर्थशास्त्रीय व्यापार होता है जिसे आप फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब बाहर के देशों में आप यहाँ से कुछ भेज रहे हैं ना, व्यापार आपका हो रहा है, तो वहां पर कैसे वो व्यापार होता है, तो अब डॉलर है और रुपए है, तो इनका एक्सचेंज हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये कैसे होता है, कैसे डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा है ना रुपये के कंपैरिजन में। तो ये चीज आप यहाँ पर देखने वाले हैं। और क्या देखने वाले हैं, आर्थिक स्थिरता। अब अर्थव्यवस्था में स्थिरता होना बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार हैं सारे के सारे, तो इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था आपकी स्थिर नहीं है। तो वो स्थिर कैसे कर सकते हैं हम, वो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, है ना। नीति कैसे बनाते हैं, जो पॉलिसी निर्धारण करते हैं वो कैसे निर्धारित होती है, ये आप डिस्कस करेंगे यहाँ पर इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। क्या महत्व है समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र आपको किसके बारे में बताता है, अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा का पूरा विवरण देता है कि अर्थव्यवस्था कैसी है, क्या नहीं है, क्या नहीं, कैसे इसमें राष्ट्रीय आय आप निकालते हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। और विकास की दिशा का मार्गदर्शन, समष्टि अर्थशास्त्र आपको क्या करती है, विकास, है ना, विकास हो रहा है, विकास कैसे हो सकता है, कोई भी अर्थव्यवस्था कैसे विकास कर सकती है, उसके बारे में आपको बताती है। और आर्थिक स्थिरता, तो ऊपर हमने वही डिस्कस कर लिया कि आर्थिक स्थिरता करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है जी। और क्या है, भुगतान संतुलन। ठीक है, भुगतान संतुलन को आप क्या कहते हैं, बीओपी, बिल्स ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन की स्थिति के बारे में आप जानते हैं कि जो बिल्स ऑफ पेमेंट है, बिल्स ऑफ पेमेंट का मतलब कि महंगाई है तो क्यों है ना, अगर कोई चीज सस्ती है तो क्यों है, उसके बारे में आप यहाँ पर समझेंगे। और क्या देखेंगे आप यहाँ पर, गरीबी और पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं। तो पर्यावरण की समस्याएं भी हैं, गरीबी की समस्या, उसको आप कैसे समाधान कर सकते हैं, तो ये महत्व है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो हमने क्या डिस्कस किया समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, एक तो आपके दायरे हैं, तो दायरे में क्या है, ये सारे के सारे आपके चैप्टर ही हैं, तो इन सारे चैप्टर के बारे में आप पढ़ेंगे। और क्या देखेंगे कि इसके महत्व क्या है, तो महत्व में भी वही चीजें हैं, चैप्टर के बारे में ही है, आपके जितने भी आने वाले चैप्टर हैं वो सारे के सारे चैप्टर आप इसी के बेसिस पर होने वाले। तो ये पहला चैप्टर आपका उतना खैर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है ना, अगर आता भी है तो बहुत रेयर ही 1 मार्क्स का आ सकता है। बाकी आपका जो मेन जो चैप्टर है वो नेशनल इनकम से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आने वाली जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनके अंदर आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू।